तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। 6629 6629 6629 पेजेस, यानी कि 6629 पन्ने। इन 6629 पन्नों में पूरी कहानी है श्रद्धा मर्डर केस की। वो कहानी जिसे आप कानून के पन्ने भी कह सकते हैं, कानूनी दस्तावेज भी कह सकते हैं। श्रद्धा मर्डर केस के खुलासे के ठीक 75 दिन के बाद, आफ्टर 75 डेज, दिल्ली पुलिस ने आज यानी ट्यूसडे को 24 जनवरी को श्रद्धा मर्डर केस की चार्जशीट यानी कि आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दी। अब इस पर 7 फरवरी को सुनवाई होगी। सुनवाई इसलिए होगी कि अब ये कोर्ट तय करेगी कि जो दिल्ली पुलिस ने ये कहानी में सेक्शन लगाए हैं आफ्ताब के खिलाफ 302, 201, और जो चार्जशीट में उन्होंने जो प्रूफ, एविडेंस, विटनेसेस उसका हवाला दिया है, उसको देखते हुए ये चार्जेस कितने सही हैं। तो अगर अदालत मान लेती है कि दिल्ली पुलिस की इस कहानी में दम है और ये चार्जेस सही हैं, तो फिर उसी सेक्शन के तहत मामले का ट्रायल शुरू होगा। तो लगभग 6629 पन्नों में ये पूरी कहानी है क्या? अब इतनी लंबी कहानी सुनाऊंगा तो ना मालूम कितना वक्त लगे, लेकिन इस पूरी कहानी का जिस्ट कि मामला है क्या श्रद्धा मर्डर केस, पहली बार चूंकि दिल्ली पुलिस कानूनी दस्तावेज के तौर पर सामने रख रही है, इसलिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज जब दिल्ली पुलिस ने इस चार्जशीट को अदालत में दाखिल किया, तो आफ्ताब पूनावाला, जो कि इस वक्त तिहाड़ जेल में है, उसके ऊपर कई हमले भी हो चुके थे, तो उसे आजकल बाहर निकाला नहीं जाता, थ्रेट है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के सामने वो हाजिर था जेल से ही। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की, अदालत के सामने रखा और बताया उनके वकील ने कि इसमें ये चीज़ें हैं, इसमें ये एविडेंस है, ये सेक्शन है। आफ्ताब ने उधर पूछा अदालत से कि क्या ये चार्जशीट की कॉपी हमें मिल सकती है, और वो उसको दिया भी जाएगा क्योंकि ये लीगल राइट है। लेकिन जो दूसरी चीज़ उसने कही, उसने कहा कि ये जो कॉपी है चार्जशीट की, मेरे जो वकील हैं अभी आप उनको मत दीजिएगा, क्योंकि मैं वकील बदलने की सोच रहा हूँ। तो जब मैं वकील बदल लूँ या बदलने का फ़ैसला कर लूँ, नया वकील हो, तो आप मेरे बिहाफ पे उनको ये चार्जशीट की कॉपी दे सकते हैं। तो अदालत ने कहा ठीक है, 7 फरवरी तक का टाइम है आपके पास। तो एक तो ये क्या था, शायद आफ्ताब अपना वकील बदलने की कोशिश कर रहा है, क्यों ये पता नहीं। तो अब 7 फरवरी को इस पर सुनवाई होगी। लेकिन सवाल ये है कि इस चार्जशीट में कहानी क्या है, श्रद्धा का कत्ल क्यों हुआ, किसने किया, क्या आफ्ताब अकेला था, साजिश में कोई और शामिल था, उसने लाश के टुकड़ों को अकेले ठिकाने लगाए, या उसमें किसी ने मदद की। तो 6629 पन्नों में जो कहानी है, उस कहानी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको सबसे पहले सुनाता हूँ। अब तक एक सवाल हर एक के जहन में था कि आखिर आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल क्यों किया। इसको लेके बहुत सारी चीज़ें आई। खुद श्रद्धा के पिता से मैंने भी बात की, वो इंटरव्यू आपने देखा, उनके फैमिली की तरफ से कहा गया, जो श्रद्धा के दोस्त थे उनकी तरफ से कहा गया। दिल्ली पुलिस ने शुरुआत में कुछ मोटिव बताए, मीडिया ने अपने कुछ स्पेकुलेशन थे, आकलन थे कि इस वजह से हुआ। लेकिन आज इन सारी चीज़ों पे एक तरह से विराम लग गया, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस ने इस चार्जशीट में मोटिव या कत्ल का मकसद वो साफ साफ लिखा है। और बाकायदा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें डीसीपी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने भी, नीलू चौधरी जॉइंट सीपी बल्कि ये, तो उन्होंने मोटिव के बारे में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने डबल इस पे मुहर लगाई। श्रद्धा का कत्ल क्यों हुआ? 17 मई की बात है, 17 मई 2022, 17 मई 2022। श्रद्धा और आफ्ताब उसी छतरपुर के पहाड़ी इलाके में किराए के घर में रह रहे थे, कुछ दिन हो चुके थे। 17 मई को श्रद्धा आफ्ताब से ये कहकर वो किसी से मिलने जा रही है और अपने उस किराए के घर से बाहर निकलती है। इसके बाद वो गुरुग्राम पहुंचती है। 17 मई की पूरी रात वो गुरुग्राम में रहती है। गुरुग्राम में अपने एक दोस्त के साथ थी, और ये दोस्त उसका, ये भी एक सोशल मीडिया के ज़रिए दोस्त बना था। उस दोस्त का नाम है, लेकिन नाम बता नहीं सकते क्योंकि इस वक्त पुलिस का कहना है कि फिर बहुत सारी और चीज़ें होंगी। तो खैर, वो उस दोस्त से मिलने गई। 17 मई की पूरी रात वहीं रही। आफ्ताब यहाँ किराए के घर में अकेला था। 18 मई की दोपहर को श्रद्धा वापस आती है घर।
आफताब घर में था, श्रद्धा को देखता है, इसके बाद वो पूछता है तुम कहाँ थी, किस दोस्त के पास थी। वो बताती है कि एक फ्रेंड था। इसके बाद इस फ्रेंड के नाम पर इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। फिर शाम का खाना भी बनाना था, या ऑर्डर देना था, ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन आफताब को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि श्रद्धा किसी और से मिलने के लिए जाए, और वो बार बार कुरेद रहा था। श्रद्धा उसको टाल रही थी। तो उस दोस्त के चक्कर में झगड़ा बढ़ता गया, और फिर शाम होते होते उसी दोस्त को लेकर ये दोनों इस कदर लड़े कि आफताब ने श्रद्धा का गला घोंट कर कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद अब उसने सोचा कि कत्ल तो हो गया, क्या करूं। यहां से फिर उसका जो पूरा एक जो प्लानिंग, एक साजिश, वो शुरुआत होती है। और वो मैंने आपको कई बार बताई है कि फिर कैसे वो बैग खरीदता है, आरी खरीदता है, फ्रिज में टुकड़े रखता है, बाथरूम में लाश काटता है, और किस्तों में वो फेंकता रहता है। तो दिल्ली पुलिस के मुताबिक श्रद्धा के कत्ल की वजह ये थी कि श्रद्धा का एक दोस्त था, और वो दोस्त से मिलने के लिए गई थी 17 मई को, 18 को लौटी, और उसी दोस्त को लेकर आफताब और श्रद्धा के बीच में झगड़ा हुआ। यानी अब तक जो मोटिव की बात आ रही थी, एक तो ये कि आफताब श्रद्धा को छोड़ना चाहता था, ये फिर एक मोटिव ये भी आया कि श्रद्धा आफताब से तंग आ गई थी, उससे अलग होना चाहती थी। आफताब ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि उसे पैसों बाकी चीज़ों की ज़रूरत थी। एक ये मोटिव आया था कि आफताब श्रद्धा से शादी नहीं करना चाहता था। तो इन सारी चीज़ों पर दिल्ली पुलिस की इस चार्जशीट ने मोहर लगा दी कि इस कत्ल की जो असली वजह थी वो एक दोस्त, और उस दोस्त के बारे में झगड़ा, और उस झगड़े के बाद ये खून। तो मोटिव क्लियर हो गया इस चार्जशीट में। अब इस चार्जशीट में और क्या कहानी है जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है उस चार्जशीट में वो ये है कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि एक ऐसा केस अदालत में उन्होंने रखा है कि जिसमें आफताब का बचना नामुमकिन है। और उसकी वजह ये है कि इसमें टेक्निकल, साइंटिफिक और फिर जो बाकी ओरल एविडेंस, ये सारे बड़े पुख्ते हैं। पुलिस के हिसाब से जो इस पूरे कत्ल में आफताब ही इकलौता आरोपी है। मतलब उसी ने श्रद्धा का कत्ल किया, पूरे होशो हवास में किया, उसी ने लाश के टुकड़े किए, और उसी ने अकेले इन लाश के टुकड़ों को छतरपुर इलाके के महरौली के जंगलों में ठिकाने लगाए। इसमें कोई दूसरा आरोपी नहीं है। यानी इस कत्ल की साजिश में कोई और शामिल नहीं है, कत्ल में मदद करने में कोई और शामिल नहीं है, लाश को ठिकाने लगाने में कोई और शामिल नहीं है। एक अकेले आफताब ने पूरे होशो हवास में ये कत्ल भी किया, और कत्ल करने के बाद लाश के सबूतों को ठिकाने भी लगाया। सबसे अहम चीज़ इस पूरे केस में और इस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस का कहना है कि चूंकि जब उनके पास ये केस आया वो नवंबर का महीना था, और श्रद्धा को गायब हुए करीब 6 महीने बीत चुके थे। वो मई में आखिरी बार देखी गई थी। तो 6 महीने के बाद जब ये पता चला श्रद्धा का कत्ल हुआ है, तो उन कत्ल के सबूतों को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम था। और फिर आफताब ने जब बताया कि उसने लाश के टुकड़े किए और अलग अलग फेंके, और जंगल इतना बड़ा, लेकिन चार्जशीट के हिसाब से आफताब ने महरौली के जंगलों के कुछ जगहों की निशानदेही की, और उन्हीं निशानदेही पर आफताब के बताए हुए जगह से कुछ हड्डियां मिली। और जब डीएनए के लिए भेजा गया तो वो हड्डियां श्रद्धा के पिता के साथ मैच कर गई। तो ये एक पुख्ता सबूत है कि वो लाश के टुकड़े कहाँ हैं, ये कातिल ही बता रहा है। तो इसका मतलब है कि उसका रिश्ता है, डायरेक्ट लिंक एस्टेब्लिश हो रहा है। तो यहाँ पे आफताब बच नहीं सकता। तो जो सारे सबूत थे वो आफताब की निशानदेही पर बरामद हुए। इसके अलावा जो पुलिस ने कहा कि इस मामले में हर साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल किया गया। इसके लिए जितने भी उसके ब्लड के सैंपल, बोन्स के सैंपल, डीएनए टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट, लेयर्ड वॉइस स्पेक्ट्रोग्राफ, आवाज़ के भी सैंपल क्योंकि फ़ोन थी, तो ये सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट किए गए और ये सारे मैच किए। तो ये एक उसके खिलाफ पुख्ता सबूत ये भी बनता है। साइंटिफिक के अलावा डिजिटल एविडेंस, श्रद्धा और आफताब के मोबाइल फ़ोन, इनके लैपटॉप, सोशल मीडिया के अकाउंट्स, इसके अलावा डेटिंग ऐप पर इनकी मौजूदगी, और साथ में जीपीएस को ट्रैक किया गया कि इन तारीखों पर ये लोग कहाँ कहाँ थे। तो डिजिटल एविडेंस भी दिल्ली पुलिस की कहानी से हूबहू मैच कर गया। तो साइंटिफिक एविडेंस
और डिजिटल एविडेंस, ये दोनों मैच कर गया। अब एक और है टेक्निकल। उस टाइम में जितने भी सीसीटीवी कैमरे पुलिस के हाथ लगे मई से लेकर नवंबर के बीच के, इसके लिए एक अलग टीम बनाई गई थी जिसका काम था सिर्फ सीसीटीवी कैमरों को ढूंढना, खंगालना और कड़ियों को जोड़ना। तो ऐसे बहुत सारे कैमरे में आफ्ताब, श्रद्धा, ये तमाम लोग कैद मिले और जिस तरीके की कहानी सामने आई आफ्ताब की ज़ुबानी, उन कहानियों को ये तस्वीरें सीसीटीवी की एक तरह से साबित करती हैं। तो साइंटिफिक एविडेंस, डिजिटल एविडेंस, टेक्निकल एविडेंस, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें दिल्ली पुलिस की कहानी के हिसाब से ही इस केस को आगे बढ़ा रही हैं और ये सारी चीज़ें मिलाकर एक पुख्ता केस आफ्ताब के खिलाफ बनेंगी। दिल्ली पुलिस का कहना था कि इस पूरे मामले में उन्होंने 9 टीमें बनाई थी। इसके अलावा एक एसआईटी की टीम बनाई थी। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर टीमें गईं सबूतों को ढूंढने के लिए। एक नई चीज़ जो चार्जशीट में बताई गई वो ये कि आफ्ताब ने खुलासा किया था कि श्रद्धा से जुड़े कुछ सबूत, जैसे उसके फ़ोन और बाकी कुछ चीज़ें, आइटम, वो उसने महाराष्ट्र में ले जाकर ठिकाने लगाए थे। तो महाराष्ट्र भी पुलिस गई, वहाँ से भी ढूंढ कर लाई। चार्जशीट में ये भी है कि आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल करने के लिए कई हथियारों के इस्तेमाल किए थे। हालांकि कत्ल करने के लिए उसने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया, वो तो हाथ से उसने गला घोटा, लेकिन उसके बाद लाश के टुकड़े करने, टुकड़ों को और टुकड़े करने, फिर उसको फेंकने, तो वो हथियार जो इस्तेमाल किए गए थे उनमें से कुछ हथियार मिले लेकिन बाकी के हथियार नहीं मिले। इसी तरीके से श्रद्धा के लाश के कुछ टुकड़े मिले, डीएनए मैच भी कर गया, लेकिन तमाम टुकड़े जो है, जितनी हड्डियाँ जो बची वो नहीं मिले और पुलिस ने उसको काफ़ी ढूंढा भी, पर वो सारी चीज़ें नहीं मिली। अब पुलिस का कहना था कि चूंकि श्रद्धा के कत्ल को 6 महीने हो गए थे, इसलिए बहुत सारी चीज़ें उस दौरान में, गर्मी, फिर बारिश, बरसात, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मुश्किल आई इन सबूतों को ढूंढने में और पता करने के लिए। 150 लोगों के इस चार्जशीट में स्टेटमेंट दर्ज है, बयान लिए गए हैं और ये 150 लोगों में उस छतरपुर पहाड़ी के किराएदार, बाकी मकान मालिक, पड़ोसी, गुरुग्राम में श्रद्धा का दोस्त, मुंबई में श्रद्धा के दोस्त, श्रद्धा और आफ्ताब की फैमिली के मेंबर, इन तमाम लोगों के बयान दर्ज किए गए। कुछ ऐसे दुकानों के जहाँ से बैग खरीदे गए, बाकी चीज़ें, उन दुकानदारों के भी। तो ये इन लोगों के भी जितने एविडेंस थे वो भी इसमें शामिल किए गए। तो पुलिस के हिसाब से जो इस चार्जशीट में एक और चीज़ है वो ये है कि जो नार्को टेस्ट हुआ, जो लाई डिटेक्टर हुआ, वो सारी चीज़ें भी जो उसकी रिपोर्ट आई वो दिल्ली पुलिस की कहानी को ही आगे बढ़ा रही थी। हालांकि पुलिस ने ये कहा कि उसके बाद उसको नार्को और उसके बाद कोई नई चीज़ उन्होंने ढूंढी, इस पर वो साफ साफ जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि बस हमारे लाइन पर ही चीज़ें थी, लेकिन ये कहा गया कि जो नार्को और ये सारी चीज़ें हुई थी उसमें आफ्ताब ने वही बोला जो उसने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में बोला था। अलग से उसने कुछ नया खुलासा किया नहीं था। तो कुल मिलाकर 75 दिन के अंदर अंदर दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा मर्डर केस में FIR पहले दर्ज हुआ और अब चार्जशीट दाखिल की। 302 और 201 सेक्शन है ये आफ्ताब के खिलाफ, और ये इकलौता मामला आफ्ताब के खिलाफ ही चलेगा क्योंकि इसमें साजिश में किसी और का नाम शामिल नहीं किया गया है। अब सवाल यह है कि चार्जशीट दाखिल हो गई, 7 फरवरी को इस पर सुनवाई होगी, फैसला कब तक होगा? तो दिल्ली पुलिस ने शुरू से कहा है कि वो चाहते हैं कि इस मुकदमे का फैसला जल्द और उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला चलेगा। दिल्ली पुलिस ने वादा भी किया है। तो अब ये देखिए ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाता है, कब तक सुनवाई होती है, क्या होती है, ये आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके की चार्जशीट है, और अभी चार्जशीट हालांकि लीक मतलब मीडिया के भी हाथ नहीं आई है, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है कुछ तो पुलिस ने खुद बताई है, कुछ वकीलों के ज़रिए, कुछ सोर्सेज के ज़रिए आप तक पहुंचा रहा हूँ। बाकी पूरी कहानी चूँकि 6629 पन्ने हैं, तो उसमें जो भी चीज़ें होंगी जब ये सामने आएगी तो उसकी छोटी से छोटी माइनर डिटेल आप तक ज़रूर रखूँगा। लेकिन हाँ, इस चार्जशीट को देखते हुए और शुरुआती जिस तरीके की पुलिस की ये पूरी एक पड़ताल है, इसमें पुलिस ने कहा कि कई ऐसे एविडेंस थे साइंटिफिक जिनको और पुख्ता करने के लिए हमने हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब में भेजा था और फिर वहाँ से रिपोर्ट आई। फॉरेंसिक लैब, इसके अलावा CIFSL जो था, वहाँ पे अलग अलग जगहों से जितनी भी जांच की रिपोर्ट आई जो CFSL से, उन सारी चीज़ों को इसमें एक साथ शामिल किया गया है और पुलिस के हिसाब से एक पुख्ता केस है
और उनकी कोशिश यही है कि इस जुर्म के लिए आफ्ताब को जितनी कड़ी सज़ा दिला सकें वो कम है। तो अब देखिए, अभी तो ये सिर्फ चार्जशीट है, अभी अदालत में कानूनी खेल शुरू होगा। हालांकि शुरुआत में अभी थोड़ी सी ट्विस्ट है कि ऐन चार्जशीट के दिन आफ्ताब ने अपना वकील बदल दिया। हालांकि जो वकील बदला है उन वकील साहब से मेरी बात हुई अभी शाम को ही, तो मैंने पूछा कि आज उसने कोर्ट में कहा कि अपना वकील बदलना चाहता है, तो आपसे क्या नाराज़गी है? तो उनका कहना था कि दरअसल आफ्ताब को अटेंशन चाहिए होता है, और अटेंशन का मतलब ये है कि उसका वकील हर 10-15 दिन में उससे मिलने के लिए जाए जेल। और उन्होंने कहा कि मैं आखिरी बार 25 दिन पहले मिला था, तो शायद नाराज़ होगा, लेकिन अब वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है या सच में वकील बदलना चाहता है ये तो 7 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कानूनी खेल उसके बाद वहाँ शुरू होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ये सारे एविडेंस तो दिए हैं, लेकिन जब कोर्ट में जिरा और बहस शुरू होगी और जब बात सबूत और गवाहों की आएगी, वहाँ पे ये सारी चीज़ें कितना पुख्ता तौर पर दिल्ली पुलिस रख पाती है ये देखने की चीज़ होगी। क्योंकि ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे केस देखे हैं जिसको सुलझा भी जल्दी लिया गया, जिसके चार्जशीट को भी बहुत ताकतवर बताया गया, लेकिन फिर धीरे धीरे जब अदालत में परतें खुलती हैं तो कहानी कुछ और निकल जाती है। तो दुआ है ऐसा ना हो, क्योंकि श्रद्धा को जिस तरीके से मारा गया है उसके कातिल को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो। तो ये थी श्रद्धा मर्डर केस के इस पूरे अपडेट की। मैंने कहा सबसे पहले आपको यही दे दूं और बाकी कहानी कल। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज विवेक कुमार साहनी, इनका जन्मदिन है, साहनी बल्कि, तो हैप्पी बर्थडे विवेक। इसके अलावा विवेक प्रसाद सिंह, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे विवेक साहब अगेन। दिलीप पवार राजस्थान से हैं, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे दिलीप। इसके अलावा आहान का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आहान। और ये जीनत और अकील उनके बेटे हैं। साथ ही रुखसाना अब्दुल, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रुखसाना। और ये नदीम एंड मनियार की सिस्टर हैं। साथ ही अनुज्ञा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अनुज्ञा। और ये अभिषेक कानपुर से भेजा है। इसके अलावा सतीश कुमार, अंकित दीक्षित, ऋषंत शाह, उस्मान अंसारी, संजीव भरत, अक्षित सिंह, गोपाल, राशिद, उमर मिर्ज़ा, पिंकू, साथी कविता, आदिति, मनोज, ऐसे तमाम लोगों ने जिन्होंने कल की दाऊद की कहानी के ऊपर लिखा है, वो उस पर मैं आखिर में आता हूँ। इसके अलावा अमान और रेहाना और आर्यन और अक्षित, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है, बल्कि अमन है ये। रवि कुशवाहा, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। नौमाद्दीन लस्कर, इन्होंने शुक्रिया आपका। साथ ही राहुल यादव, इनका एक चैनल है डिस्कवर विथ राहुल, तो मौका मिले तो देखिए। गौरव शर्मा, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। तो कल दाऊद की कहानी, जिसमें मैंने बताया था कि कल मेरा रोल दूसरा था, मैं दूसरी तरफ बैठा हुआ था, मैं सवाल पूछने की जगह पे जवाब दे रहा था, और सवाल पढ़ाकू नितिन यानी नितिन ठाकुर पूछ रहे थे। आप में से बहुत सारे लोगों के मेल आए और थैंक यू दिल से, शुक्रिया आप लोगों का। और मैं नितिन तक भी ये बात पहुंचा दूंगा, और कोशिश यही है कि बीच बीच में इस तरह की कुछ चीज़ें आप तक पहुंचाता रहूं। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।